हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहिद और आज हम आए हैं एक और हॉट टॉपिक या ऐसा समझें कि जो अभी पाकिस्तान में ट्रेंडिंग चल रहा है काफ़ी सारे लोगों का। अगर मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं, हर किसी के ज़हन में एक ही सवाल, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है? और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो क्या? इस डिफ़ॉल्ट को किस तरह रोका जाता है? ये तीन वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन से आजकल पाकिस्तान में पूछ रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि इस पर अच्छी खासी वीडियोज़ बनी है और काफ़ी सारी लोगों ने अपने जो है वो ओपिनियन फैक्ट की बुनियाद पे अपने ओपिनियन भी शेयर किए हैं और आई डोंट थिंक सो कि मैं उस तरह से बता पाऊंगा, लेकिन जितना मेरा अकल और नॉलेज है, जो मुझे शऊर है इस बारे में, मैं उस हवाले से बात करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये कि कोई कंट्री डिफॉल्ट करता क्यों है? कोई भी कंट्री डिफॉल्ट तब करता है जब उसके फॉरेन रिजर्व्स जो है वो खत्म हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, डिफॉल्ट डिक्लेयर करता है कोई भी कंट्री तब जब के ऊपर जो कर्जा है और वो कर्जा लेने वाला बंदा जब उसके पास आए कि मुझे मेरा कर्जा वापस करो, क्योंकि डेट आ चुकी हुई होती है कर्जा देने की, ड्यू डेट। तो जब ड्यू डेट में आप रीपे ना कर सके तब कंट्री डिफॉल्ट डिक्लेयर होता है, या तो कंट्री खुद को खुद डिफॉल्ट डिक्लेयर करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एज एन इंडिविजुअल अगर मैं किसी से कर्जा लेता हूँ, कर्जा लेने के बाद 3 महीने के बाद मेरी जबान है कि मैं 3 महीने बाद वो पैसे वापस कर दूंगा, बट जब 3 महीने बाद वो डेट आती है तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे है ही नहीं कि मैं उस बंदे को उसका कर्जा वापस कर सकूं। तो मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कर जाना। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं, ये तो एक क्वेश्चन अपनी जगह पे है ही है, लेकिन जो करंट सिचुएशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमी के इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बात पे सोच रहे हैं जरूर कि क्या डिफॉल्ट करेगा क्या नहीं करेगा। अब हम थोड़ा कुछ चीजों को समझते हैं, ठीक है, जो हमारी लेवल की जो ऑडियंस है। सबसे पहले ये है कि फॉरेन रिजर्व क्या होता है। अच्छा, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है हमारे कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स में, और हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए। फॉरेन रिजर्व क्या होता है कि हम जब अपने बाहर के अकाउंट में, मतलब जो भी हम फॉरेन करेंसीज को जब हम रिजर्व करते हैं तो हम इसको फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, और हमारी सेंट्रल बैंक के अंदर डॉलर, यूरो या जो भी इंटरनेशनल करेंसीज है जब हम स्टोर करते हैं, स्टॉक करते हैं, हम इसको बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। अच्छा, ये फॉरेन करेंसी आती कहाँ से? फॉरेन करेंसी आती है या हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करें, जैसे हम एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम बाहर ममालिक में चीज बेचते हैं तो बदले में हमें डॉलर, ग्लोबल करेंसी हमारे पास आती है जो हम अपनी स्टेट बैंक के अंदर रखते हैं। दूसरा हमारे पास फॉरेन रिजर्व आता है जब हमारे बंदे बाहर ममालिक चले जाते हैं और वहां से वो डॉलर में कमाते हैं। जब वो अपनी फैमिली को पैसे बेचते हैं तो स्टेट बैंक उनको पीकेआर कन्वर्ट करके देती है और वो जो डॉलर्स हैं वो अपने पास रखती है, स्टोर कर लेती है। तीसरा तरीका कार है फॉरेन रिजर्व जमा करने का, वो ये है हम अपनी सर्विसेज जो है वो बेचते हैं और फिर हम उससे फॉरेन रिजर्व कमाते हैं। अब हमारे पास जब फॉरेन रिजर्व के अंदर मतलब हमारी एक्सपोर्ट कम है, मतलब हमारी सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो भी कम है, हम कलेक्टिवली सबको बड़े रेमिटेंस भी हमारे पास आ रही है और गुड्स का एक्सपोर्ट भी हम कर रही है, तीनों मिला के भी जितना रिजर्व हमारे पास आ रहा है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सबसे बेसिक हमारे पास ऑयल एंड एनर्जी है जो हम इम्पोर्ट करते हैं, और ये दोनों चीजें महंगी हैं। अब हमारे फॉरेन रिजर्व के अंदर $1000 पड़े हुए और जो चीजें दोनों ही हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो $1200 की मिल रही हैं, तो हम डेफिसिट पे चले जाते हैं। इसको बोलते हैं फॉरेन डेफिसिट। ठीक है, कि खसारा, खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। और डेफिसिट जब तक रहेगा तब तक हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू फिक्स रेट पे नहीं आएगी, वो कभी भी डॉलर को बीट नहीं करेगी। जिस तरह से आप सुनते हैं कि बांग्लादेश में, इंडिया में और अफगानिस्तान की करेंसी हमसे स्ट्रॉन्ग है, 80 रुपए बंगाली टका जो है वो 80 टके जो है वो $1 के बराबर है, हम 300 पे पहुंच चुके हैं। तो उसके पीछे ये सारी वजूहत है, और ये जब भी डिस्टर्ब होता है आपका फॉरेन रिजर्व, उसके पीछे जो वजूहत हैं वो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट कंट्री के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, और दूसरा पॉलिटिक्स के अंदर जो करप्शन होती है, ये दो बड़े फैक्टर्स हैं कि आपकी ये वाली चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा, अब जब आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, डेफिसिट में है, और यहाँ पे आप पीकेआर में करेंसी छापते जा रहे हैं, उसके पीछे बैंक पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे इन्फ्लेशन आती है, इससे आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम पे कम हो जाती है, क्योंकि जब आप मुल्क में पैसा ज्यादा फेंक दो, परचेजिंग पावर आ जाए लोगों के पास, लेकिन हमारे पास परचेजिंग पावर जब आता है तो हम उस करेंसी को फिर मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि महंगाई करती है, इन्फ्लेशन करती है, कि जो पैसा रोटेट होके आवाम की तरफ गया है वो वापस हमारे पास आ जाए, क्योंकि बैक एंड पे हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है। अब जब तक हम कर्जों से भी तब निकलेंगे और हमारी करेंसी भी तब स्ट्रांग होगी, उसकी वैल्यू तब होगी जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है वो सरप्लस होगा,
जब ज्यादा होगा। अच्छा, वो सरप्लस ज्यादा तब होगा जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, वो चाहे सर्विसेज की हो या गुड्स की हो, या हमारे पास फॉरेन जो रेमिटेंस आता है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, वो कलेक्टिवली मिलकर इतना ज्यादा हो जाए कि हमारी इम्पोर्ट भी हम निकालें, उसके बाद भी हमारे पास पैसे बचे, तब जाके हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल लेवल पे आती है। एक्सपोर्ट तो हम बढ़ा नहीं रहे क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तान जितने हैं उतने हैं, वो उतने डॉलर भेजे जा रहे हैं। अब हमारे पास बाकी ऑप्शन बचता क्या है? आम आदमी मेरे जैसा एक जो इस कंट्री में रह रहा है जहाँ पे 350 रुपए प्याज हो चुका है, 250 रुपए आलू हो चुका है, और आटा जो है वो 1600 रुपए 10 किलो पे जाके पहुंचा है, चीनी महंगी, चिकन महंगा, मीट महंगा, हर चीज महंगी हो गई है। तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो तो इसी को अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो ईमानदारी से अपनी जॉब करता है और वो कमाता है, तो उसके पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो अपने किचन इनकम को कंप्लीट कर सके। वो 10 तारीख 15 तारीख के बाद खाली हो जाता है, क्योंकि जब महंगाई इतनी होगी तो आपकी जो इनकम है आप उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। आज डॉलर का जो रेट है वो $1 बराबर है 265 से 270, और ओपन मार्केट जिनके अंदर इसका रेट 285 से भी ऊपर जा रहा है। मतलब अगर आपके पास $380 हैं जेब में, तो इट मीन आपके पास PKR लाख रुपया है। ठीक है, तो अगर हम इस महंगाई को मुंह देना चाहते हैं और हम जो है अपनी फॉरेन रिजर्व को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, डेफिसिट से निकलना चाहते हैं, बैंकरप्सी से बचना चाहते हैं, तो हमें अपनी, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर और यूथ हमारे पास है, पढ़ी लिखी यूथ मौजूद है, उस लेबर को हम अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट पे लगा दें, जैसे 2017 से फ्रीलांसिंग का रुझान बढ़ गया है, और फ्रीलांसर्स करते क्या है? सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सर्विसेज जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से डॉलर आता है, वो डॉलर स्टेट बैंक में आता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें चाहिए PKR, तो हम स्टेट बैंक से PKR लेते हैं, तो वो फॉरेन रिजर्व में वो डॉलर जमा होता जाता है। गवर्नमेंट को ये फायदा होगा कि उनके फॉरेन रिजर्व के अंदर डॉलर ग्लोबल करेंसी आई। आपको ये फायदा होगा कि अगर आप कोई भी फ्रीलांसिंग स्किल सीखते हैं, कोई भी ऐसी स्किल ऐसा सीखते हैं जिसकी सर्विसेज आप बाहर मुमालिक में दे के और वहां से डॉलर अर्न करेंगे, अगर आप कम से कम महीने के $300 भी कमाएंगे तो आपके पास 80,000 से 1 लाख रुपया आ जाएगा, जो कि आपके अखराजात आप इजीली अपने मंथली कवर कर सकते हैं। क्यों हम अभी तक PKR में ही अर्न कर रहे हैं? क्यों हम डॉलर की तरफ नहीं जाते कि हम डॉलर में अर्न करें? दोनों तरीके से फायदा हो रहा है। डोमेस्टिक लेवल पे आवाम को फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, हमारी कंट्री करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, हमारे पास परचेजिंग पावर ज्यादा आ रहा है। जिन चीजों को हम अभी परचेज नहीं कर सकते, इम्पोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है डॉलर में, इंटरनेशनल मंडी के अंदर किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री जो ट्रेड करता है वो डॉलर में करता है। आप PKR में जाके ईरान से ऑयल नहीं खरीद कर सकते। हमारे पास USD होगा तो हमें सऊदी अरबिया तेल देगा, हमारे पास USD होगा तो हमें रशिया जो है वो तेल देगा। ठीक है, उसका आसान तरीका ये है, आसान और जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री भी है वर्ल्ड वाइड। इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे तेज इंडस्ट्री है ग्रोथ के हवाले से वो IT इंडस्ट्री है, वो डिजिटल वर्ल्ड है, जो भी E-कॉमर्स है, ये जो फील्ड्स है इंटरनेट से जुड़ी हुई, इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ से हम ग्लोबली अपनी सर्विसेज का ट्रेड आराम से कर सकते हैं। तो कोई भी एक स्किल सीखें और उस स्किल को फिर आप इंटरनेट के थ्रू, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप स्किल को बेचें, एक्सपोर्ट करें इस सर्विस को और डॉलर में कमाएं, ताकि हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमी भी बूस्ट हो और आपके भी ज़ाती मामलात, जिंदगी के जो पर्सनल मामलात हैं, हम मंथली किचन इनकम से रिलेटेड, और वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो बजाय इसके कि हम वेट करें कि डिफॉल्ट कर जाए कंट्री और हम स्टॉक करते जाए आटा चीनी सब कुछ, भाई चले डिफॉल्ट कर जाएगा तो 2 महीने हम आराम से खा पी लेंगे, बजाय इसके कि हम वो करें, हम डिफॉल्ट पे जाए ही क्यों, हम उससे पहले प्रिकॉशंस ले लें, प्री स्टेप्स ले लें। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारे पास पढ़ी लिखी यूथ बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं अपना, तो हम इजीली इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को 1 साल के अंदर 2019 में $1 बिलियन जो है उसने फॉरेन रिजर्व में जमा किया था, और ये रेशियो जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आज 4 लाख बंदे एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो वो अगर इतना कर पा रहे हैं, अगर आप समझे कि हमारे पास 20 लाख बंदे जो है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास कितना फॉरेन रिजर्व के अंदर डॉलर आएगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको किस चीज का वेट है? आज ही आए, एक स्किल सीखें और उसको इंटरनेशनली उसका ट्रेड करें और इस कंट्री को भी बूस्ट करें, अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करें। अल्लाह हाफिज।